सबसे पहला सवाल मेरा अमित जी आज आपसे ही रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। ये समझाइएगा, हमने ये पहली बार तस्वीर नहीं देखी है। ट्रंप जो करते हैं उसके पीछे मंशा क्या होती है, नीति क्या होती है, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन अगर इस तरीके की जो कोशिश है या दावा वहां के सेनेटर कर रहे हैं कि 500% टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा अगर रूस से तेल लेते हैं, इसका असर भारत पर क्या दिखेगा? जी, आपको को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को नमस्कार और सुप्रभात। जैसा कि आपका सवाल है, देखिए ये जब से ट्रम्प साहब आए हुए हैं प्रेसिडेंट के उसमें सेकंड अपने टेन्योर में, तब से ये चीजें चल रही हैं। तब से उन्होंने शुरुआत से ही जो है वो टैरिफ की वजह से दुनिया के जो भी अधिकतर जो कंट्री हैं उस पे उन्होंने लगाया हुआ है। अभी जो इंडिया में ऑलरेडी 50% का टैरिफ चल रहा है और इसको उन्होंने अभी बोला है कि 500% का हम टैरिफ बढ़ा देंगे। ये बात पहले भी थी और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज अच्छा है, क्योंकि इंडिया काफी लगभग, मैं आपको अगर आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो लगभग $80 बिलियन का ट्रेड होता है। हमारा टोटल जीडीपी का इंडिया का 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट, और यूएस उसमें एक काफी अहम किरदार निभाता है, क्योंकि वो टॉप कंट्रीज में आता है, जिसमें प्राइमरली हम लोग आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग फार्मा का करते हैं, हम लोग टेक्सटाइल का करते हैं, हम लोग ऑटो पार्ट्स का करते हैं। तो उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो तो आएगा, क्योंकि जब 500% का जब टैरिफ लगेगा तो चूंकि काफी जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो सूरत की बात हो, चाहे वो तिरपुर की बात हो, चाहे वो अदर जो छोटे सिटीज हैं वहां की बात हो, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। बट ये प्रॉब्लम जो कि पहले से थी, तो इंडिया ने ऑलरेडी उसके लिए कमर कसा हुआ है। आपको भी मालूम होगा कि कुछ समय पहले उन्होंने 40 अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग छोटे बड़े सारे कंट्री को आइडेंटिफाई किया था, जहां पर कि हम लोग अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर सके। तो आज की तारीख में हम लोग फुली यूएस के ऊपर एक्सपोर्ट के लिए रिलायंट नहीं है। हम लोगों ने अदर जो बाजार हैं, जो दूसरे मार्केट हैं, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है। हम लोग वहां पर अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको वहां पर एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, और उसको और ज्यादा इंटेंस तरीके से करने की कोशिश भी कर रहे हैं, चाहे वो आपका ब्राजील हो, लैटिन अमेरिकन कंट्री हो, इवन अफ्रीकन कंट्रीज हो, यूरोपियन कंट्री हो। बिल्कुल अमित जी, जैसे आप ये बात रख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। जैसे कि हम फिजिक्स के टर्म्स में बात करते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, वैसे अब इस टैरिफ की स्थिति में अमेरिकन जो ये प्रेशर है इसका रिएक्शन भारत कैसे देता है, अन्य देश कैसे देते हैं, क्योंकि सिर्फ भारत ही इस लिस्ट में नहीं है, ब्राजील भी है और अलग अलग देश भी है। लेकिन मैं इसे समझना चाहूंगी, मलिका जी ये मुझे समझाइएगा, अगर फॉरेन अफेयर्स को मैं समझूं तो ये कई दफा ट्रम्प कर चुके हैं, पहली बार नहीं है। और जिस बिल को मंजूरी सीधे सीधे यहाँ पर ट्रम्प ने दी है, ग्रीन सिग्नल दिया है, ये बिल आखिर इतनी मजबूरी आन क्या पड़ी कि उन्हें इस बिल को लेकर के इतनी ज्यादा जल्दबाजी हो गई? हमने पहले भी देखा था ना कि प्रेशर तो बनाया था, कहा था कि रूस से तेल आप मत लीजिए, लेकिन भारत ने फिर उसके बाद क्या स्थिति अमेरिका के लिए खड़ी करी? अमेरिका को बैक स्टेप लेना पड़ गया ना। अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत उनके दबाव में आए, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल ऋतु जी, विडंबना यही है कि सबसे पहले तो आप सभी को और को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ऋतु जी, जो इस बार मैं आपके माध्यम से एक चीज दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी, 1000+ कंपनीज ने ट्रम्प के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट मूव किए हैं, ये 1000+ कंपनी, जिसमें काफी सारे इंपोर्टर्स हैं कि जब से ट्रम्प का शासन में वो आए हैं तब से वो टैरिफ ही लगाने में है। हाँ। और ये टैरिफ इमरजेंसी के टाइम में लगते हैं, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो 1000+ कंपनीज उनको सुप्रीम कोर्ट ले गई हैं कि ये ऐसे ही टैरिफ लगाते जाएंगे और जो हमें रिफंड मिलना चाहिए, क्योंकि हमें इतना पैसा देना पड़ गया है यूएस के इंपोर्टर्स को भी। तो ये कंपनी मूव, और कल परसों में ही उनके पर सुप्रीम हम जो कोर्ट के देख सामने रहे हैं इनकी मलिका पेशी जी, है। मलिका बिल्कुल जी, हम जो देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं कि एक वेस्ट ब्लॉक पर खास तौर पर अगर बात करें, वेस्ट ब्लॉक में अमेरिका सबसे बड़ा, सबसे प्रभावी माना जाता है। अब अमेरिका सुपर पावर है, ये किसी ने इसको इनकार थोड़ी किया है, लेकिन वो पावर एक्सरसाइज करना, हर दफा इस बात को सुप्रीम तौर पर रखना कि हम सुपर पावर हैं, कोई भी देश हमारी बातों को लेकर के एक स्टैंड नहीं रख सकता, हम जो कहेंगे वो होना चाहिए। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों खेल रहा है ट्रम्प? अगर बिजनेस करना है करे फिर धड़ल्ले से।
और ऋतु जी यही चीज है कि ये धमकाने वाली जो पॉलिटिक्स है वो अब हमें दिखाई दे रही है। सुपर पावर, रूल ऑफ लॉ, ये सब जब वो बोलते थे, डेमोक्रेसी का झंडा लहराते, तब तक ठीक था। हम्म। बट अभी ये धमकाने वाली पॉलिटिक्स है। आप अगर आंकड़े देखिए तो जो बिल आया है प्रपोज, उसमें इंडिया, चाइना और ब्राजील का साफ साफ नाम है, तो ईयू का नाम क्यों नहीं है उसमें? अगर आप पिछले साल के आंकड़े देखें, जून 2025 तक 51% एलएनजी सबसे ज्यादा ईयू ने ली है। हम्म। 37% पाइपलाइन गैस ली है ईयू ने पिछले साल तक। और उसमें हाईएस्ट इंपोर्टर उसका फ्रांस रहा है, क्योंकि उनको पता है जिस दिन नेचुरल गैस यूरोप लेना बंद कर देता है, यूरोप ठप हो जाएगा, उसका एनर्जी कुछ है ही नहीं हम्म। उसके पास, खुद मैन्युफैक्चरिंग। हम्म। तो इसमें ईयू क्यों नहीं शामिल है? हाँ। इसमें यूएस क्यों नहीं शामिल है, जो उनसे राइट। यूरेनियम परचेज कर रहा है? तो बिल्कुल, ऋतु और जी ये ऐसे में विडंबना इसको समझना बहुत दिलचस्प भी है। एक वॉर मशीन एक्टिवेट कर देना, हर जगह पर धमकी, ब्लैकमेल कर देना, ये कोई सल्यूशन थोड़ी है। अगर आपको सुपर पावर की जो है कोशिश, सुपर पावर की जो दमखम है पूरी वर्ल्ड ऑर्डर में दिखाना ही है, और भी जरिए हैं। यूके देवनाथ सर से समझते हैं। यूके देवनाथ सर, हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स से होगा क्या। डिप्लोमेटिक टर्म्स में अगर हम बात करें, भारत पर तो इसका असर जीरो दिख रहा है मुझे, नेग्लिजिबल। यहां पर तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हमने पहले भी क्लियर किया था कि हम तो लेंगे तेल, आप लगाइए, कितने टैरिफ लगाते हैं? रितु जी देखिए, जब व्यापार की बात है तो जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया टोटल, हम्म। तो ठीक है, हमारे व्यापारियों को थोड़ी दिक्कत हुई। हम्म। और इसके बाद हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका को थोड़े हद तक इन्फ्लुएंस हुआ, एडवर्स इन्फ्लुएंस हुआ। हम्म। और लेकिन जो आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, व्यापार की बात करें, तो एक बार जब 50% टैरिफ लग दिया, उसके बाद चाहे आप 100% टैरिफ लगाओ, 300 लगाओ या 500% टैरिफ लगाओ, उसके बाद व्यापार पर मार्जिनल इफेक्ट पड़ता है। हम्म। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम भारत से उनको बासमती चावल एक्सपोर्ट करते हैं, 100 रुपया पे एक्सपोर्ट कर रहे थे। ट्रंप ने बोला 50% टैरिफ लगाएंगे, तो वो 150 रुपए में अमेरिकन कंज्यूमर के पास पहुंचा। तो ऐसे ही उस जिन जिन जो अमेरिकन कंज्यूमर जिन्होंने बासमती चावल नहीं लेना था 150 रुपए पर, उन्होंने थोड़ा कम कर दिया है लेना, या बंद कर दिया है लेना। अब इसके बाद वो बासमती चावल चाहे 300 रुपए का है या 500 रुपए किलो उनको पड़े, वो तो पहले से ही ले नहीं रहे हैं। तो अमेरिकन कंज्यूमर बिहेवियर पर इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इससे अमेरिका दुनिया भर में एक मैसेज देना चाहता है दुनिया के सारे देशों के साथ कि वह रूस के पाले में ना जाए, रूस के ज्यादा पास ना रहे। और अभी आंकलन ये लगाया जा रहा है कि यूक्रेन का युद्ध जिस दिन बंद हो जाएगा, उस दिन शायद ये कारण भी बंद हो जाएगा। अमेरिका तो ये बोल रहा है ना कि भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता है और उसी पैसे से रूस यूक्रेन का युद्ध लड़ रहा है। पर अगर तो अगर अमेरिका को लड़ाई करनी ही रूस से है तो डायरेक्टली कर ले, फिर ये छोटे मोटे रास्ते क्यों चूज करता है? सुपर पावर है ना भैया। वेनेजुएला पर इतना प्रेशर क्रिएट किया, वेनेजुएला पर जाकर हमला कर दिया, ईरान पर प्रेशर खेल रहे हैं, तो सीधे सीधे वहां पर चले जाए जंग के अखाड़े में रूस के साथ भी। ये टैरिफ लगाएंगे और देशों के जरिए प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, ये तो समझ से परे है ना यूके देवनाथ सर। देखिए, अमेरिका बहुत चतुर देश है। वो व्यापार वाणिज्य का देश है, प्रोडक्शन का देश है। 300 साल की उनकी उम्र हो गई है। 300 साल, 200 साल, 100 साल से उन्हें पूरे दुनिया को जकड़ लिया है आस्ते आस्ते। आप देखिए, जो इंग्लैंड एक महान साम्राज्य होता था, आज उस इंग्लैंड की अमेरिका के सामने क्या औकात है। प्रैक्टिकली इंग्लैंड जो है अमेरिका का ही एक प्रांत होके रह गया है। इसी तरह से दुनिया भर के जितनी महाशक्तियां थीं या हैं, हम जापान का नाम ले लें, जर्मनी का नाम ले लें, फ्रांस है, इटाली हैं, ये सब आस्ते आस्ते अमेरिका के गिरफ्त में है। अमेरिका कभी भी कहीं पर एक हथियार का इस्तेमाल करने के पहले 10 तरह की दूसरी चालाकियां इस्तेमाल करता है। हम आजकल इसको बोलते हैं टैरिफ लगा दिया, सैंक्शन लगा दिए। अमेरिका क्या करेगा? उस देश के पासपोर्ट वीसा को बंद कर देता है। अरे तो सैंक्शंस लगाने ही है तो और भी देश है ना जो इलीगल चीजें कर रहे हैं, उन पर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे हैं सुपर पावर? टर्की देखिए, पहलगाम इंसिडेंट होता है, टर्की आर्म सप्लाई करता है पाकिस्तान को, उसमें नहीं लगा रहे हैं कोई प्रतिबंध। ये ह्यूमन राइट्स वहां नहीं देखते हैं।
रितु जी, तुर्की जो है बड़ा पिकुलियर केस है। मुस्लिम देश है, यूरोपियन नेटो का मेंबर है। तो थोड़ा सा अमेरिका तुर्की को भाव देता है क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है। राइट। अब तुर्की जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, इसलिए तुर्की यूरोपियन यूनियन की तरफ जो भी बयान देता है वो हमेशा संभल संभल के मीठे मीठे बयान देता है। तो जो अमेरिका क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं कि तुर्की को आस्ते आस्ते रूस के इन्फ्लुएंस से निकालकर नेटो, यूरोपियन यूनियन यानी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में लाएं। इसीलिए अमेरिका कभी भी तुर्की को खुलकर परेशान नहीं करता है। इसका एक सबक अमेरिका ने 5 साल पहले सीख लिया, जब तुर्की बार बार अमेरिका को बोल रहा था कि पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दे दो। तुर्की को मिला नहीं अमेरिका से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। बदले में गुस्से में तुर्की ने रशिया से S-400 इंपोर्ट कर लिया। ये अलग बात है कि S-400 इंपोर्ट करने के बाद अमेरिका ने तुर्की पर काटसा लगाने की कोशिश की, काउंटरिंग अमेरिका's एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस, लेकिन उससे भी तुर्की को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तुर्की पिछले 5 साल में टेक्नोलॉजिकल और दृष्टि से देखा जाए, टर्की ऐसा माना जाता है ना बहुत चतुर देश भी है। अभी टर्की की सिचुएशन देखें, तालिबान और पाकिस्तान की सिचुएशन में भी टर्की पहले आया था बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी बनने के लिए बीच में, लेकिन जैसे ही चीज़ें क्लियर हुई, जब पता चला कि पाकिस्तान को बैकलैश पहले से ही झेलना पड़ रहा है, तो कदम पीछे कर लिए, वापस चले गए उल्टे पांव। अब मैं इसको लेकर के जानकारी ज़रा चाहूँगी, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए अमित जी। अमित जी, 3 चीज़ें सामने आती है। पहली चीज़ ये कि प्रतिबंध आप इसलिए लगा रहे हैं, आपने इस बिल को मंजूरी इसलिए दे दिया क्योंकि रूस से हम तेल ले रहे हैं, फर्स्ट थिंग ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि भारत अपना मुनाफा देखता है, भारत अपना प्रॉफिट देखता है कि सस्ता तेल हमें रूस से मिल रहा है तो हम रूस से ले लेंगे, और इससे उनको चिढ़ है कि हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं, हम अपने डेवलपमेंट के लिए हमारी जो विकास की रफ्तार है हम उसे इस जरिए से मजबूत कर रहे हैं। तीसरी चीज ये हो जाती है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर में एक दमखम बनाना। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारत में प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, बात ब्राजील को लेकर के भी हो रही है, बात अन्य देशों के लिए भी हो रही है। तो ये प्रतिबंध लगा देना, क्या ये एक सोल्यूशन है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तहत, अगर मैं पूछूं तो? देखिए रितु जी, क्या है ना, ये इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होती है। जहां पर आप 500% टैरिफ की बात करते हैं, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है एक तरीके से, वो इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। और दूसरा क्या है कि अभी आप बिल्कुल सही कह रही थी कि अगर आपको लड़ना है तो आप रूस से डायरेक्ट लड़ लो। एक अपने आप एक कहावत होती है कि वो गधे से, वो धोबी से ना जीतो और गधे के कान उड़ो। वो होता है ना कि आप गधे से तो आप, वो धोबी से तो आप जीत नहीं पा रहे हैं, आप गधे के आप जो है वो जो है कानों में उड़ रहे हैं। तो वही वाला हालत है कि आप जो है रूस के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आना नहीं चाहते हैं, तो जो उससे जो रिलेटेड जो भी कंट्री हैं आप उनको वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब चूंकि इंडिया ऑलरेडी एक तटस्थ और कंट्री है, मानक हम लोग न्यूट्रल कहते क्या कंट्री है, है। मैं चाहती हूँ आज आप इस डिस्कशन में, क्योंकि आप आए हैं, आपके चश्मे से हम समझ रहे हैं चीज़ों को, तो आप ये भी जानकारी दीजिएगा कि इंटरनेशनल अगर कानूनों का जिक्र करें, जो लॉज हैं, वो लॉज कहते क्या है? क्या इस तरीके से 500% आप टैरिफ लगा देंगे किसी देश पर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि रूस से तेल लिया जा रहा है? ये क्या मानकों के अधीन है? देखिए, अमेरिका के मामले में आप मानकों की बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बताओ आप वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया। ऐसा होता है कहीं कि आप किसी भी कंट्री में जाके और आधे घंटे में वहां पे ऑपरेशन करके आप उनके प्रेसिडेंट को उठा के चले आए? ये तो इसलिए इनके लिए अब ये अपने आप को सुपर पावर कहते हैं इनको। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद भी कोई कंट्री बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोला। ठीक है, वो रसा ने, चाइना ने थोड़ा बहुत अप्रोच किया, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने किया नहीं। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग है। जो अमेरिका कर रहा है वो एक अरे तरीके से ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग है। करें, रज कर करें, ब्लैकमेलिंग करने से कोई मतलब, यहाँ पर भारत कोई पसीने छोड़े छूट गए हैं यहाँ पर भारत के, भारत भी कहीं नहीं जवाब हो दे रहा रहा है। है। अब मल्लिका जी से मैं ये जानना चाहूंगी, ये विदेश मामलों की जानकार है, ये बताइएगा ड्रैगन का रिएक्शन कैसा था? पिछली दफा हमने देखा था चाइना कैसे रिएक्ट कर रहा था, वो हमने देखा था। हम ये देख रहे हैं कि वॉर मशीन एक्टिवेट कर देते हैं समय समय पर ट्रंप, एक बिजनेस क्लास की तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज जो है अमेरिका के पक्ष में जाए, अमेरिका की चीज़ों को लेकर के वो हमेशा बात रखते हैं।
अब जैसा कि अभी अमित सर कह रहे थे कि यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर अगर आप मानकों को ध्यान में रखिएगा तो वेनेजुएला पर अटैक भी मानकों के तहत नहीं था, वो भी जो नियम है उनका उल्लंघन था। आप सीधे सीधे गए, राष्ट्रपति को होस्टाइल बना करके आप ले गए न्यूयॉर्क, वो अलग चीज है। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि आप ये लिस्ट बना लेते हैं, एक ईस्ट ब्लॉक जो आपके खिलाफ खड़ा है, चाहे चीन हो, रशिया हो, इंडिया हो। इंडिया अभी खड़ा नहीं है लेकिन वो प्रेजेंट ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी शक्ति के तौर पर उभर रहा है जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि शैडो डाउन कर दे अमेरिका को, और इसी बात का डर शायद अमेरिका को हो रहा है। तो क्या ये ईस्ट ब्लॉक से लड़ाई के लिए ये सीधी सीधी एक कोशिश है ट्रंप की? ऋतु जी, आई थिंक यहाँ ट्रम्प के लिए कोई भी ब्लॉक नहीं है, और जैसे अमित सर ने बताया भी अभी कि कोई मानक नहीं है। जबकि अगर देखें तो आपने कभी भी मतलब अमेरिका ने सीधे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ही नहीं, उनकी वाइफ को भी उठाया। मतलब आप कैसे किसी की पत्नी को भी लेकर आ सकते हैं? जो यूएस चार्टर लॉ है उसमें आर्टिकल 42 और आर्टिकल 2 में साफ साफ लिखा है कि आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, पहले तो आप ऐसा कर नहीं सकते किसी सॉवरेन कंट्री के साथ। राइट। आप कर भी रहे हैं तो आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमिशन चाहिए। प्लस तो मैं वो तो इसमें ऐड ऑन मानक और करना चाहूंगी मल्लिका जी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी जब करते हैं वेकेशन हाउस से करते हैं, मारे लागो फ्लोरिडा से करते हैं, कोई वहां पर व्हाइट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे वो। कोई भी नहीं होती। हाँ। तो ये मानक वाला तो स्थिति आप छोड़ ही दीजिए ऋतु जी। कमिंग बैक टू ड्रैगन कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो ड्रैगन ने बहुत इस बार रिटेलिएट किया है, कंडेम किया है वेनेजुएला वाला अटैक, क्योंकि काफी ज्यादा परचेज हो रहे थे वहां से चाइना, वेनेजुएला से चाइना काफी ज्यादा खरीदारी भी कर रहा था। इनफैक्ट वेनेजुएला प्रेसिडेंट को लास्ट मिलने वाला चाइनीज डेलीगेशन ही था। और अमेरिका को ये खतरा है कि चाइना, इंडिया और रशिया अब साथ होने लगे हैं। आप देखिए, जब लास्ट मॉस्को में सबकी मुलाकात हुई थी, जब मीटिंग होती है तो तीनों पिक्चर्स आती है, उसके बाद ट्रम्प बड़ा सा ट्वीट करते हैं उसमें। तो ट्रम्प को ये खतरा तो नजर आ रहा है कि ये तीनों सुपर पावर्स अगर साथ हो फिर गई तो ये सवाल उठेगा मल्लिका जी, पुतिन आए थे भारत, पुतिन की जो दोस्ती थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिस तरीके का बॉन्ड वो शेयर कर रहे थे, या उससे पहले हम देखें वो गाड़ी की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री बैठे थे और पुतिन साहब बैठे थे, जिस फ्रेंडशिप के बॉन्ड को अगर मैं एक तरह से कोट अनकोट करूं, उससे इनसिक्योर तो ट्रम्प पहले से हैं, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। दूसरी चीज यहां पर ये पूछना चाहूंगी कि क्या पहले जैसे टैरिफ लगाया, वापस लिया और अब फिर टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये दोबारा जो टैरिफ लगाया ये उस पिक्चर और उस बॉन्ड को उसको कॉम्पीट करने का एक प्रयास है क्या? देखिए ऋतु जी, वो एक इनसिक्योर आदमी है। मुझे लगता है सबसे पहले तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज क्या है, सबसे पहले तो ट्विटर में मैंने आज तक इतने ग्लोबल पॉलिटिक्स को हम जब भी फॉलो करते हैं, इतनी पर्सनल कमेंट्स वो कर देते हैं, इतने क्या कहते हैं लंबे लंबे वो ट्वीट्स लिखते हैं, पता नहीं उसको पढ़ने का टाइम किसके पास है ऑनेस्टली, बट वो करते रहते हैं अपने आप को, वो प्रूव करना चाहते हैं। वो जैसे ही वो थोड़ा हकपका जाते हैं, जैसे भारत या उनके कुछ देश जो उनकी बड़ पहले बोले हैं, राइट? सो कॉल्ड बड़ बोले हैं, एग्जैक्टली। तो वो उन्होंने इस बार भी यही चीज किया है कि जैसे उन्होंने देखा रशिया, चाइना और इंडिया जब क्लोज होने लगे हैं, तो अब वो रिटेलिएट करके इन तीनों का नाम उन्होंने साफ साफ उसमें किया। और मेरा कमिंग बैक टू दैट ओनली कि वो ईयू के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, जो उसके नॉन ट्रीटी पार्टनर्स हैं, जो नेटो के पार्ट नहीं है, उनके साथ वो ऐसा क्यों करता है। जी